उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो है नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर जगदीश जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी बिमला जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। जगदीश जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सीमित रह गई। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल की एक बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे, कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमली वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच रहे थे, तभी बिमला जी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। बिमला जी भी क्या करती, पति और बेटे सोमेश के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था, कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गए, 2 की जगह 3 चाय का कप उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोमेश पीता था और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज तभी सोमेश वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी, ये वही सोमेश है जो छोटा सा तो उनकी बात खत्म ही नहीं होती थी। जगदीश जी कितना भी थके हो सोमेश के साथ खेलते ही थे। उनकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी बिमला जी ने उस खामोशी को तोड़ा। सोमेश, अगले महीने ही तो रिया के भाई के बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर जगदीश जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयत करते बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर, इस 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? पापा, आप भी ना गजब करते हो। रिया के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखे। अब रिया ने उनके कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। कहकर सोमेश एक कदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की आवाज भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे जगदीश जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी।
आज बिमला जी के आंखों से आंसू बह रहे थे और जगदीश जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम जगदीश जी सैर से आए तो बिमला जी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया, और बिना बताए जगदीश जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते जिनके लिए तुम मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सोमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा, एक चाबी सोमेश के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत जगदीश जी का था, सोमेश के नाम। सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वर जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमेशा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएगा। इस घर का तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता खत्म होते ही सोमेश को चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घरों को खोने का या फिर एक एहसास के टूटने का। पिता की जायदाद अंत में बेटे की होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।